हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स की। ये पूरा सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इस सेगमेंट में टोटल हमें पढ़ने हैं 4 चैप्टर, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका एटम। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका न्यूक्लियाई। एंड चौथा चैप्टर आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। एक्चुअल में ये जो सेगमेंट है ना पूरा मॉडर्न फिजिक्स का, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपके पेपर में आएंगे। आप जेई का पेपर उठा लें, नीट का पेपर उठा लें, या फिर बोर्ड के पेपर में अगर आप देखें तो इस सेगमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है। और इस सेगमेंट का क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी है हमारे लिए। इवन न्यूमेरिकल भी इस सेगमेंट से बड़ा इजीली निकलता है। और यहाँ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपका टाइम कम लेंगे, बट नंबर अच्छे देखे जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक होने वाले हैं, आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर, और इवन आप लाइट भी कह सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे स्पेशली इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो उसकी चर्चा करेंगे, और उसमें जो जितने भी सेगमेंट है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, इंटेंसिटी का, ये सब हम पढ़ेंगे। एक सीक्वेंस में चलेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस सेगमेंट से? डुअल नेचर। तो हो, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, बट कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ मैटर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस सेगमेंट की आज हम बात करने वाले हैं, और इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है या फिर लाइट है। जैसे आपने बहुत सारे इफेक्ट देखे होंगे लाइट में। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, हमने वेव ऑप्टिक्स में इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन पढ़ा है ना। और हमने और क्या पढ़ा है? पोलराइजेशन पढ़ा है। तो ये जितने भी इफेक्ट आपने पढ़े हैं, अगर आप देखें लाइट के, ये जितने भी इफेक्ट हैं, ये सब लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। लेकिन केवल लाइट इन नेचर के अलावा और भी नेचर शो करती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉप्टन इफेक्ट हो गया, रमन इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट अगर हम देखें तो वेव थ्योरी के थ्रू हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि लाइट वेव के साथ साथ और भी कुछ है। हाँ है। तो लाइट की हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसे हम पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम चार्ज पढ़ा है हमने, क्वांटाइजेशन, ऐसी लाइट का भी क्वांटाइजेशन हो सकता है। क्वांट का मतलब पैकेट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम सबसे पहले बात करें, अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की। नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो अब इधर अगर हम देखें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में है क्या? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में अगर आप देखें, डुअल मतलब दोहरा, नेचर मतलब व्यवहार। इसका मतलब क्या है? ये दोगला है। रेडिएशन जो लाइट है वो कैसी है? दोगली है। यस, इट इज दोगली। तो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कि लाइट कैसे दोगली है, क्योंकि लाइट दो अलग अलग नेचर शो करती है। वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है। इसे ही हम लाइट का डुअल नेचर कह देते हैं, या लाइट रेडिएशन का डुअल नेचर बोल देते हैं, ठीक है। वेव नेचर चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा है हमने? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना। वहां हमने पूरा पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे मेनली किस पे फोकस करेंगे? हम इसके पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे, और मैटर के वेव नेचर पे फोकस करेंगे। मैटर अब तक हम पार्टिकल मांगते थे, लेकिन उससे भी एफिलिएटेड एक वेव होती है। तो इसका मतलब मैटर के वेव नेचर का बात करना है, और लाइट रेडिएशन के पार्टिकल नेचर का बात करना है। तो इस तरह से हम दोनों बातें साथ में लेके चलेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि लाइट दोनों नेचर रखती है, एक तरफ वेव नेचर भी रखती है और एक तरफ पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो इसका मतलब कोई फिजिकल पार्टिकल है तो क्या उससे एफिलिएटेड वेव भी होगी? हाँ होगी, ठीक है। उसे हम मैटर वेव कहेंगे। तो इस तरह से अगर हम रेडिएशन की बात करें तो लाइट के दोहरे नेचर होते हैं। कौन कौन सा नेचर? एक आपका होता है इसका वेव नेचर, और दूसरा आपका कौन सा होता है? पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो वेव नेचर के ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल देख लिए। वेव नेचर में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? वेव नेचर में मेनली आपका एग्जाम्पल होता है
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और क्या हो सकता है, पोलराइजेशन। ठीक है। पार्टिकल नेचर में अगर हम देखें तो इसमें क्या एग्जांपल हमें कौन से मतलब फिनोमेना देखने को मिल सकते हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है। ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चला भाई, किसी ना किसी ने तो हमें सबसे पहले बताया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैटर जो आपका लाइट का पार्टिकल नेचर है, इसे क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे, या कैसे आया, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम देखें पार्टिकल नेचर, या हम ये कह सकते हैं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वांटम नेचर का मतलब ये है कि इसमें हम ये मानते हैं कि जो लाइट है वो आपकी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। जैसे अभी तक हम लाइट को रे के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लाइट को ये मानेंगे कि लाइट जो है बहुत छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। और ये किस स्पीड से, जो लाइट की स्पीड होती है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। आगे बात समझ में? ओके। जब ये मूव करते हैं तो इन पार्टिकल को वैसे मूव करते हैं, तो हम रेडिएशन ना पढ़ के हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये बीम ऑफ पार्टिकल है। ठीक है। इन पार्टिकल को हम बोलते हैं बच्चा फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वेव नेचर के हिसाब से देखें तो इसकी अपनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है। तो इधर अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, और इसकी वेलोसिटी भी है। और हम अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट को, तो इसे लैम्डा इनटू न्यू लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इस पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल नेचर है, बट समस्या ये है कि इनका जो है रिलेटिव मास तो होता है, बट रेस्ट मास जो होता है वो फोटोन का क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। याद रखना है ये। ठीक है। अब अगर हम देखें ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी अपनी एनर्जी होगी, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी पार्टिकल है, ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू लिखते हैं हम एच न्यू, और एक रिलेशन हमारे ये है, तो इसे हम एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। क्लियर बात, कोई समस्या इसमें? मोमेंटम अगर हम देखें, इसमें आगे थोड़ा सा मोमेंटम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, अभी आइंस्टीन इक्वेशन भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा इधर भी करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन देखें तो फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा, E इज इक्वल टू है हमारी एच न्यू, या फिर हम एस सी अपॉन लैम्डा लिख रहे हैं इसे। क्लियर बात। अब इसमें अगर हम देखें E इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आइंस्टीन का अकॉर्डिंग हमने लिखा है mc, इसमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, वरना इसे दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है। ठीक है।
तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दूसरा तरीका भी बता दो ना, पहले ये देख लेते हैं। अभी दोनों ही इक्वेशन कैसे शो करनी है, एनर्जी को। तो दोनों इक्वेशन से देखें तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा। यहाँ सी सी कैंसिल आउट, तो m इंटू सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अब m इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो p इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन लेमडा। क्लियर बात, ओके। तो काइनेटिक एक तरीके से और भी देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है फॉर्मूले, क्योंकि मैटर वेव वाले या फिर कभी कभी वो मोमेंटम भी पूछ लेता है। ठीक है, अब इसे अगर हम देखें, ये आपका हो गया मोमेंटम h अपॉन लेमडा। तो आप देख रहे हो मास के लिए हम मोमेंटम कैलकुलेट करते थे उधर, मास इनटू वेलोसिटी पार्टिकल, और यहाँ पे लेमडा क्या है, वेव। तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके और भी फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, जो कि हम एनर्जी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता कैसे बना दे। जैसे के ई इज इक्वल टू क्या, हमने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपकी क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ से भी हम फॉर्मूला लग सकते हैं, या फिर यहाँ एम सी स्क्वायर करके एम इंटू सी को पी के टर्म में लिख के और पी को एच अपॉन लैम्डा करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और कहाँ से आया, किसने सबसे पहले इन्वेंट किया। मेरी आदत व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की, तो मैं हर बार लिखने के बाद वो ढूंढने लगता हूँ कि मिटाने के लिए डस्टर का है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो होता क्या है, किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेटेड है। तो ये फिनोमेना है क्या, जैसे कि मैंने एक मेटल शीट ली, क्या ली, मेटल शीट, और इस पे अगर मैंने लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया, ये लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करा दिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, अभी इस इफेक्ट को देखते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, 2-3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस इफेक्ट को देखा, ऑब्जर्व किया और फिर लॉ को दिया। तो ये है आपका लाइट रेडिएशन। ठीक है, और लाइट रेडिएशन ये है आपकी मेटल शीट, मेटल कोई भी मेटल हो सकता है। खैर काफ़ी सेंसिटिव मेटल्स भी हमारे पास, अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे रुक के। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, incident of photon on a metal sheet and emergence of electron from metal sheet. This phenomena is known as photo मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है ये आपकी कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले बताई ये फिनोमेना। सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया इसे। किसने ऑब्जर्व किया, हर्ट्ज ने। हर्ट्ज बेसिकली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाना चाह रहे थे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब दो उन्होंने वो लिए, एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया। ठीक है, और उन्होंने ये पाया कि एनोड और कैथोड के बीच जब उन्होंने उसे जोड़ा, करंट को जोड़ा, तो एक वो मिल रहा है उन्हें, करंट टाइप का, या फ्लो हो रहा है करंट, बट वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
हर्ट्ज ने इस फॉर्म को सबसे पहले ऑब्जर्व जरूर किया, बट वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि एक अगर मैं कैथोड ले लूं और एक एनोड ले लूं और दोनों को एक बैटरी से जोड़ दूं भाई, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे मैं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि जब यहाँ से ये हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, क्योंकि इसके बीच की जितनी भी एयर होगी वो आयनिक फॉर्म में हो जाएगी और ये स्पार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये पाया कि इसी पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे यहां से जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हुई तो ये फिनोमेना इधर बढ़ गई। ठीक है, अब इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ तो इधर ऐसा है जो इस फिनोमेना को बढ़ा दे रहा है, मतलब स्पार्क जो जनरेट हो रहा है हाई पोटेंशियल लगाने के बाद। ठीक है, तो इन्होंने हर्ट्ज ने ये तो बता दिया, हर्ट्ज ने ये तो बता दिया कि यहाँ कुछ इस तरह की फिनोमेना देखने को मिल रही है, बट वो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है लोनार्ड, लिनार्ड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं हम उन साइड का साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो लिनार्ड जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, लिनार्ड ने बनाया आपका क्या, एक सिंपल सा सेटअप, एक सिंपल सा सेटअप जनरेट किया उन्होंने। मैं बना देता हूं जल्दी से आपके लिए। ठीक है, ठीक, ओके, देखो, और यहां से एक विंडो बना दो जहां से लाइट आ पाए। ठीक, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, और यहाँ पे उन्होंने एक अमीटर लगाया। ठीक, ये सेटअप बनाया उन्होंने। अब इस सेटअप में क्या है कि इन नॉर्मल सिचुएशन ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने जब यहां से अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन इंसिडेंट कराया, तो ये पाया कि इस पे तो करंट फ्लो होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्किट मिली एम्पियर में मेजर करेगा, ये आपका वोल्ट मीटर, वो अमीटर। ठीक है, तो ये आपका छोटे से छोटा करंट भी मेजर कर पाता है। तो अगर आप देखें जैसे ही अल्ट्रावायलेट, कौन सी लाइट, अल्ट्रावायलेट, यूवी, यूवी लाइट इंसिडेंट कराई तो यहाँ पे करंट स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं। ठीक है, इसे और बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे नाम याद नहीं आ रहा है मुझे शायद उनका, हाँ, हॉलवेक नाम था, हॉलविक नाम था उनका। ठीक है, तो ये लेनार्ड ने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट था जिसने ये अपना पक्का कर दिया कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जो आपके हॉलविक आए, हॉलविक्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये यहाँ पे एक दो गोल्ड लीव होती हैं,
और ये कंडक्टर वायर होता है, और यहाँ पे क्या किया, हम्म हम्म, ठीक है, और यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगा दे। ठीक, अब इस मेटल प्लेट को पहले से पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब पहले से अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो अंदर लगी जो गोल्ड लीव होंगी वो दोनों से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल कर रही होंगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव होगा और इस पर भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से दोनों रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को। लेकिन जब यहां पे रेडिएशन इंसिडेंट कराया, क्या कराया, एक रेडिएशन इंसिडेंट कराया, तो ये पाया कि ये तो पास पास आने लग गई। इसका मतलब ये है कि यहां से इस सिचुएशन में जो है, यहां जब इंसिडेंट आपने रेडिएशन कराया तो ये दूर जाने लग गई, पास नहीं दूर जाने लग गई। तो इसका मतलब यह है कि और दूर जाने लग गई, तो इसका मतलब यह है कि इस पर पहले से पॉजिटिव था, ये दूर दूर थी और दूर जाने लग गई, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव और बढ़ गया है। तो इससे क्या निकला होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दो बार एक्सपेरिमेंट किया, ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या किया, दूसरी सिचुएशन में इसे दे दिया निगेटिव और फिर यूवी लाइट को इंसिडेंट कराया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, ये दोनों पास पास आने लग गई। तो जब इसे निगेटिव दिया और यूवी लाइट आई तो निगेटिव बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब यूवी लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और ये फिनोमेना बन जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह से तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर अपना एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। हार्ट्ज ने फिनोमेना ऑब्जर्व की और कहा कुछ तो ऐसा हो रहा है। लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, कह रहा हाँ भाई यहां से यहां कुछ जा तो रहा है, तभी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो हॉलबेक आए तो हॉलबेक ने कंप्लीटली बता दिया कि भैया ऐसा है कि जब अब यूवी लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल सरफेस से फोटोन निकलते हैं। इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। जैसे तो प्रॉपर्टी सुन लेना क्योंकि पूछ ली जाती है कभी कभी। यहां से आपका लाइट रेडिएशन आ रहा है और यहाँ से आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर निकल रहे हैं। ठीक, तो ये जो फोटोन है, फोटॉन्स हैं, ये अपनी एनर्जी, एक फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। इसका मतलब 1 to 1 होता है इधर, 1 to 1। जबकि वेव नेचर ये नहीं है। वेव क्या करती है, वेव में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का नेचर होता है। इसमें क्या हो रहा है, एक फोटोन अपनी एनर्जी पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रॉन को जाके दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट यह है, द टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या है ही नहीं, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोन अंदर जाएगा और एनर्जी उसे देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दो जगह खर्चा करता है, खैर अभी हम आगे देखेंगे। जैसे पहले कहा, पहली एनर्जी इसकी खर्चा होती है जब इस मेटल सरफेस पे ये अंदर से कहीं से सरफेस तक आएगा, और फिर बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन अपनी उतनी एनर्जी लेके चला जाता है। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इफेक्ट जो है साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई इतनी। चलिए बात अब
थोड़ा सा और अगर हम चर्चा करें, जैसे कि ये गिर रहे हैं फोटोन, तो अगर हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दें या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दें, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपको मे भी पता हो या ना हो, बट इस टर्म का अगर जिक्र हुआ तो मैं आपको बता देता हूं कि इंटेंसिटी होती क्या है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट। अगर हम देखें किसी भी एरिया पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो 1 सेकंड में यूनिट एरिया पे या यूनिट सेकंड में यूनिट एरिया पे जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होती है उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है। अब फोटोन वाले केस में अगर हम देखें, इसमें फोटोन वाले केस में, तो फोटोन वाले केस में अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी का सीधा सीधा रिलेशन नंबर ऑफ फोटॉन्स से है, ठीक है। तो दो तरह से हम देखेंगे, एक केस में हम ये देखेंगे कि हम उसके फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी का इफेक्ट देख लेते हैं, और दूसरे केस में हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा मे भी आपको ये चीज समझ में ना आई हो, लेकिन एक बार और चर्चा कर लेता हूँ। फोटोन की जितनी भी एनर्जी होती है, जैसे फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है, ये दो जगह जाके खर्चा होती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में जो भी वर्क इधर करना पड़ता है आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कर लेते हैं, उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। मतलब पहले अगर वो अंदर कहीं इस मेटल में बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो पहले जाके थप्पड़ लगाओ ताकि दरवाजे तक आए और फिर धक्का दे दो ताकि वो बाहर निकल जाए। तो ये दोनों ही काम कर रहा है क्या? फोटोन जो एनर्जी रख रहा है उस एनर्जी से, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो धक्का देके बाहर लाने का जो प्रोसेस है, सरफेस तक लाने का, दहलीज तक लाने का, वो आपका क्या है? वर्क फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देख लेते हैं। आई होप थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपको पता होगा कि इंटेंसिटी होती क्या है। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब देखना इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, है ना? बात आ गई समझ में? इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो पर यूनिट टाइम में करंट ज्यादा फ्लो होगा, चार्ज ज्यादा निकलेगा, तो इसका मतलब करंट भी बढ़ेगा। बस यही हमें देखना है, एक सिंपल सा ग्राफ देखना है करंट और इंटेंसिटी के बीच। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। तो अगर हम यहां पे देखें इसमें जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो पहले तो क्या होता है, अगर आप देखें मैंने कोई भी पोटेंशियल अगर नहीं लगाया है, ठीक है, और फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब जीरो पोटेंशियल पे भी करंट फ्लो हो रहा होगा। किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पीछे जाके इस चीज को। जैसे ये है, अब यहाँ पे मैं अगर इस सर्किट को तोड़ भी दूं, ये इस तरह से मैंने अलग कर दिया अभी इसे, ठीक है, तब भी यूवी लाइट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर रहे होंगे, वो सॉरी फोटोन गिर रहे होंगे, और फोटोन गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंच रहे होंगे तो करंट सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, करंट इसमें हमें दिखाई देगा, ठीक है। जब हम इसे कैथोड से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते हैं,
और अगर हमने कैथोड को नेगेटिव दे दिया तो अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन पर फोर्स लगेगा, वो इजिली पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर इसे 0 कर दिया तब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाँ जाएंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे, तो बहुत माइनर करंट फ्लो होगा, बट करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें कैथोड को नेगेटिव दे देते हैं और एनोड को पॉजिटिव दे देते हैं, कैथोड है और ये एनोड है, इसे पॉजिटिव दे देते हैं, तो यहाँ पे करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी और बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ फोटोन और बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ेंगे, करंट और बढ़ेगा। अब ये बैटरी भी सपोर्ट करने लग जाएगी, जब हम इसे जो इधर जोड़ देंगे तो ये बैटरी भी क्या करने लग जाएगी, सपोर्ट करने लगेगी, तो करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के लिए जो सैचुरेशन करंट होगा वो फिक्स्ड होगा, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अगर इसे हम रिवर्स कर दें, एनोड को मैं पॉजिटिव दे दूं, इसे क्या करूं, उल्टा जोड़ दूं भाई, इससे मैंने दे दिया पॉजिटिव और इसे नेगेटिव। अब इसे जब मैंने पॉजिटिव दे दिया और इसे नेगेटिव दे दिया, कैथोड को इसे नेगेटिव दे दिया और इसे पॉजिटिव दे दिया, तो होगा क्या इस केस में, इस केस में ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा, तो ये तो सिचुएशन से अपोजिट होगा ना पोटेंशियल, और एक टाइम इतना पोटेंशियल आ जाएगा जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, तो ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट नेगेटिव पोटेंशियल विच स्टॉप द हाईएस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या दैट इलेक्ट्रॉन विच हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा तो उससे छोटे वाले तो सब पहले से रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो लेकिन वो पोटेंशियल क्या है, कैथोड को पॉजिटिव दिया, एनोड को नेगेटिव दिया है, तो ये पोटेंशियल जो है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब आते हैं हम इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहां पे करंट है भाई, तो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे जाके, नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, हाईएस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो वो भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, तो ये कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल नेगेटिव होता है और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल वी जो है वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब जीरो पोटेंशियल होगा क्या करंट पोटेंशियल जीरो होगा, नहीं होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से फ्लो हो रहा होगा, तो पहली सिचुएशन में आपका इस तरह से कुछ करंट फ्लो होगा। लेकिन जितने भी इंटेंसिटी होगी, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने कैपेबल हैं फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने को, तो निकाल देंगे, और एक टाइम के बाद ये जो करंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये आपका I1 पे मुझे जो करंट मिला, ये I1 मिल गया, कैपिटल I इंटेंसिटी है और ये आपका करंट है। लेकिन अगर मैंने इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो अब ये करंट और बढ़ जाएगा, ये इंटेंसिटी I2 है, तो अब सैचुरेशन करंट जो मुझे मिलेगा, मैक्सिमम करंट उस सिचुएशन में I2 ये और ज़्यादा होगा। अगर मैंने इसे घटा दिया तो घट जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I2 ग्रेटर देन I1 है, इसलिए I2 जो करंट है वो भी I1 से ज़्यादा है, सैचुरेशन करंट दोनों ही केस में। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि फोटोन की हमने क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो फोटोन, अब फोटोन के पास एक इंडिविजुअल फोटॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, नंबर बढ़ाना और एक का ताकत बढ़ाना दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चार्ज ज्यादा फ्लो होगा, चार्ज ज्यादा फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, चालू है ना। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एट कांस्टेंट। अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर लेंगे, यहाँ पे इस ग्राफ में मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान के चला हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा भैया, या घटाने से, उसी ग्राफ में देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटेंसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे आई में, आई जो है इंटेंसिटी कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ कहीं है, वी नॉट से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल वी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। अब मैंने क्या किया है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी, अब फोटोन क्या है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो वो ज्यादा एनर्जी का फोटोन है, जिस भी इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, और ज्यादा एनर्जी आएगी तो अब उसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो अगर इंटेंसिटी वो सॉरी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो इमर्जिंग फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसे रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जैसे कि मैंने मान लिया कि पहले इंटेंसिटी के लिए आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V1 है नेगेटिव में, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3 है। इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा इधर। तो पहले वाले के लिए आपका ये आपका पहले वाले का ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के लिए अगर हम देखें, ये आपका दूसरे के लिए हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया सीन। ओके, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये लो। लेकिन सब के लिए जो सैचुरेशन करंट होगा वो सेम होगा। यहाँ पे अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है, तो उसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो ये आपका आई है और ये आपका पोटेंशियल है। तो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ आपको ड्रॉ देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसे करते जाओ साथ में। चलो ठीक है, डन। तो पहले हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा, अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट एट कांस्टेंट हमने इंटेंसिटी के लिए देखा है, और इंटेंसिटी का जब हमने देखा था तो हमने क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ फोटोमेटल्स। मतलब जिस सब्सटेंस के लिए आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया आयरन, और यहां मैंने ले लिया आपका मैग्नीशियम Mg। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ से जो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी नहीं कि सेम रेडिएशन ही यूज हो, अलग अलग रेडिएशन यूज हो सकता है। अगर हम रेडिएशन सेम ले रहे हैं और इसे बदल दे रहे हैं,
मेटल को अगर चेंज कर दे रहे हैं तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की हर एक मेटल के लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों, इसे समझना थोड़ा सा। रीजन है क्या कि जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच न्यू है। मैं ये मान के चल रहा हूँ फोटोन का जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू है। तो कुछ एनर्जी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को सरफेस में लाने में खर्चा हो गई ना, इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? वर्क फंक्शन। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके, आगे हमें पढ़ना भी है इसे, आइंस्टीन इक्वेशन में और एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत पड़ने वाली है हमें। मतलब निकालने का मतलब क्या है यार, एटलीस्ट मेटल से बाहर तो लाओगे ना, भले ही उसमें काइनेटिक एनर्जी ना रहे, तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे? वर्क फंक्शन। ये टोटल एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये है आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये है आपका वर्क फंक्शन। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों से एनर्जी का कुछ पार्ट इधर खर्चा हो गया, बाकी पार्ट कहां जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो ये एनर्जी है ये दो जगह खर्चा हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में खर्चा हो रही है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स लिखते हैं इसे, के मैक्स। ठीक है, अब तो अगर हम देखें वर्क फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि वर्क फंक्शन के रिस्पेक्ट हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू, इसे एच न्यू टी एच लिखते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी बोलती है मिलती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओहो, गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में हमें जो वेवलेंथ मिलती है, पाई इज इक्वल टू, क्योंकि सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है, इसे एच सी अपॉन लैम्डा टी एच। तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ मिलती है इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बात आ गई समझ में? इसका मतलब यह है, तो भाई हर किसी का घर अलग अलग होता है, पता नहीं इलेक्ट्रॉन किस कमरे में बैठा है और उसे खींच के लाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़े। तो ये मेटल वैसा ही है, अलग अलग मेटल के लिए सेम इंटेंसिटी के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो अलग अलग होती है। तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ देख सकते हैं जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर से मैं बोर्ड ढूंढने लग गया मिटाने के लिए डस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ फोटोमेटल्स, इफेक्ट ऑफ फोटो मेटल्स। ठीक है, जैसे कि सही है ना, अब सही है। तो ये आपकी है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये आपका जो दूसरा है ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एस से या फिर नॉट से भी नोट कर सकते हैं, निगेटिव में होगा ये, खैर। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, जैसे कि ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल हम लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं। दैट अपोजिट पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, राइट।
तो उसे हम देख लेते हैं। एक छोटी सी जो इक्वेशन लिखी थी हमने, खैर इसे E इज इक्वल टू 5 प्लस एच न्यू बोलते हैं, ये फ्रिक्वेंसी है, और ये आपकी जो एनर्जी आ रही है वो सॉरी के ई के मैक्स, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये आ रही है, तो इसे हम एच न्यू इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है ये एच न्यू टी एच, या फिर अभी फाई ही लिख लो, इसे फाई ही लिख सकते हैं। और ये के मैक्स के रिस्पेक्ट में जो हमें मिलता है, जो कि के मैक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसे क्या लिख सकता है, ई वी नॉट। ग्राफ हमें वी नॉट और इसके बीच चाहिए, वी एस भी लिख सकते हैं बट कोई इशू नहीं है, और तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वी एस लिख दो, ठीक है। तो ई वी एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव। अब वी एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच, ठीक है, इसे लिखो, ठीक है। एच वी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपॉन ई न्यू, ठीक है, माइनस पाई अपॉन ई, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बनी, ये किसकी इक्वेशन, लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बनी ना, ठीक है। और ये देखो माइनस में है तो नीचे कट करेगा ये सेगमेंट y एक्सिस पे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा भाई, ये पहले, क्योंकि हर एक मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले मेटल के लिए बनाना चाहें, कोई मैंने मेटल लिया है और उसके लिए बनाऊं तो इस तरह से कुछ रहेगा। दूसरा अगर मैंने मेटल लिया तो उस मेटल के लिए ऐसे कुछ हो सकता, ओहो, तो दूसरे मेटल के लिए ये कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, ये आपका मेटल 1 हो गया और ये मेटल 2 हो गया, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम पहले देखें, पहले के रिस्पेक्ट में ये है, दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रहा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी वर्क फंक्शन में ही खर्चा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है जो आप देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाएं हम लोग, थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टाइम देख लें। खैर इस पे चर्चा हो गई थी हमारी कि दोनों के बीच कोई भी टाइम डिले नहीं होता, इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल दिस घटना इज इंस्टेंटेनियस। ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा कैसा है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, खैर छोटी छोटी डेफिनेशन में वर्क फंक्शन की बात कर ली। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं कहीं पूछा जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है। चालू है ना सब, सब चालू है, बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। सम डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती हैं एक एक नंबर में बोर्ड में, हाँ, लेकिन अगर जेईई और नीट में देखें तो इसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने, वो यूज करता है टर्म, खैर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें से पहला आप कर लेना वर्क फंक्शन, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर इमरजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सीट, ठीक है, इसे हम फाई से डिनोट कर देते हैं वर्क फंक्शन को, ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया आपसे क्या, थ्रेशोल्ड
अरे भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, न्यू टी एच या न्यू नॉट से भी कहीं कहीं डिनोट कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू एच न्यू टी एच। आपको लग रहा होगा मैंने पॉकेट में हाथ क्यों डाल रखा है, क्योंकि सर्दी बहुत है। आज पता है क्या है, 27 दिसंबर है। तो 27 दिसंबर ऑफ 2025। ओके, तो मैंने सोचा पढ़ा भी, पता नहीं कोई बोल रहा था 26 में तो दुनिया खत्म है ना। चलिए थर्ड अगर हम देखें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अरे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यार, ये खैर हम इन पे चर्चा कर चुके हैं। तो इसे न्यू लैम्डा टी एस से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा टी एच। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। चौथा टर्म, स्टॉपिंग पोटेंशियल that opposite potential which stop highest moving electron, न्यू, वो v नॉट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे, उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। आइंस्टीन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हमने जिस इक्वेशन की चर्चा की थी उसे ही आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मेटल शीट है, यहाँ से फोटॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले जा रहे हैं। अरे यार बोर्ड मैच नहीं कर पाता है, बोर्ड अपनी स्पीड को कभी कभी। अरे अच्छा, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें, ओके, तो यहाँ आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर इनकी फ्रिक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू है, यहाँ से सरफेस तक जाने में एनर्जी वर्क फंक्शन खर्चा हो गया, बची हुई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली गई। तो E इज इक्वल टू क्या लिखा था, 5 प्लस के मैक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एच न्यू, इसे लिख सकते हैं एच न्यू टी एच, इसे लिख सकते हैं के ई मैक्स। बट इट ऑल्सो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, के मैक्स कैन बी रिटन ई वी नॉट, ठीक है। ऑल्सो कैन बी रिटन एस सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा टी एच प्लस के ई मैक्स, ठीक है। ये इक्वेशन कहलाती है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख लो जल्दी से लिख लो। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोटो सेल की, फिर थोड़ा सा मैटर वेव के बारे में पढ़ लेंगे। फोटो सेल क्या होती है, फोटो सेल, सेल तो कई तरह की होती हैं, काफी सारी जगह इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। फोटो सेल्स एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्या करती है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, ठीक। तो फोटो सेल क्या करेगी, जो लाइट एनर्जी है, एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किस में,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लो जी भैया, ठीक है। नेक्स्ट हमें मैटर वेव पढ़ना है, या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी नाम दिया जाता है उसे। इसमें कोई समस्या इधर तक? जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो मैटर वेव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नेचर ऑफ क्या बोलते हैं उसे, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। मैटर वेव, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो डी ब्रोगली बैठे थे खाली, तो दिमाग चला लिया। बोल रहे ये बताओ भैया, जैसे कि कोई लाइट अभी तक हम वेव मान रहे थे, अब ये सुनने में आ रहा है कि वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो जो वेव मान रहे थे, जब वो पार्टिकल नेचर शो करती है, तो जिसे हम पार्टिकल मान रहे हैं, क्या ये वेव नेचर नहीं रख सकती? है ना? तो उन्होंने कहा काहे नहीं रखेगी, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसी से हम इजाद हुआ किसका, मैटर वेव का। मतलब कोई भी मैटर जब मूव करना स्टार्ट करता है तो उससे एफिलिएटेड एक वेव होती है। लेकिन हम लोग जो मैटर वेव देखते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेबल जो रेंज है उससे थोड़ा सा बाहर होती है, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट निकलती जरूर है। ठीक है, जैसे कि क्यों, क्योंकि अगर हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी जब हम इसका पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे वेव का, पी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एच अपॉन लैम्डा। तो उन्होंने डी ब्रोगली ने सोचा कि भैया यहाँ भी तो p होता है, कोई पार्टिकल अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है तो यहाँ पे मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। और जब भी मुझे इसकी वेव निकालनी है, चूंकि मुझे पता है कि p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है, m इंटू वी की वैल्यू मैं उठा के रखूंगा, h अपॉन लैम्डा, लैम्डा के लिए सॉल्व कर दूंगा तो मुझे मिल जाना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या फिर एच अपॉन एम बी, एम इंटू, अच्छा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिल रही है ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इस पी को कई तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। कभी कभी इसकी काइनेटिक एनर्जी दी जा सकती है। ये छोटा होता है क्या यार, हो सकता है क्या, मेरे को पता नहीं। इज इट पॉसिबल? हाँ हो तो रहा है, उठा के कोने में रख देते हैं इसे। ओके, अब इधर अगर हम देखें तो जैसे कभी कभी हमें काइनेटिक एनर्जी पता होती है, तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दे तो इसे एम इंटू वी पी बन जाएगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई टू एम हो जाएगा। तो पी कैन बी रिटन, कैसे लिखा जा सकता है, पी इज इक्वल टू लिख सकता है रूट टू एम के ई, यार रूट टू एम के ई, ये लिखा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी पता है, तो अगर वेवलेंथ निकालना है एच इज इक्वल टू, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन रूट टू एम इंटू के ई। सही है ना? तो इस तरह से हम किसी भी वेव के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए उससे रिलेटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना चैप्टर है ये, बस सोचो कितने जल्दी निपट गया अपना, है ना? बस इतना ही है। बट इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, तो एक वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके क्वेश्चंस वाले सेगमेंट में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।